नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED 4th सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में हम आपको 18 प्रश्नों का मॉडल पेपर नंबर 10 पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के भी मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपकी गणित की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 10 का हम सोल्यूशन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस वीडियो को देखकर आप चेक कर सकते हैं, और आपको जो भी प्रश्न नहीं आता है वो मैंने इस मॉडल पेपर के सोल्यूशन वीडियो में समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है cos a बराबर 1 तो a का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 60, 90, 0, 30 दे रखे। देखो, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगी तो आपको मालूम होगा कि cos में कितने की वैल्यू 1 होती है, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, या फिर cos 30 की वैल्यू 1 होती है, या फिर cos 45, cos 60, cos 90 किसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको ये भी मालूम होगा कि sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर sin 90 की वैल्यू 1 है तो sin 90 बराबर cos कितने के बराबर होगा, 90 माइनस 90। इसका मतलब sin 90 की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 के बराबर। तो अगर sin 90 की भी वैल्यू हमें 1 पता है तो हम पता लगा सकते हैं कि cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है 4 की पावर -1/2। देखो, 4 की पावर -1/2। देखो, सबसे पहले तो ये जो पावर है ये है माइनस में, इसे हमें करना होगा प्लस में। तो इसे प्लस में करने के लिए 4 को हम नीचे भेज देते हैं और 4 की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा। क्लियर। अब 4 की पावर 1/2 का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि √4। देखो, 1 के नीचे कितना 1/2 है ना, तो पावर में रूट में 2 लग जाएगा, रूट के बाहर, मतलब स्क्वायर रूट लग जाएगा। अगर इसी जगह 1/3 होता तो यहाँ पर क्या लग जाता, क्यूब रूट लग जाता। बात क्लियर है। तो अब बताइए 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है तो आपको क्या करना है, इसकी भुजा ज्ञात करनी। एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर, मान लेते हैं वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है, 64। फॉर्मूला होता है 4a बराबर 64। तो a बराबर 64/4 मतलब 16, यानी 16 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, आंकड़े 3, 4, 9, 2, 9, 4, 3, 9 ये आंकड़े दे रखे, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, ऐसा पद जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बहुलक इसका 9 होगा। प्रश्न संख्या 5 है, चक्रीय चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज कोई भी हो उसके अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यहाँ पर समकोण दे रखा है, 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण। अगर 1 समकोण की बात करें तो ये 90 डिग्री होगा। अगर 2 समकोण की बात करें तो ये 180 डिग्री होगा। 3 समकोण की बात करें तो 9 3 27 यानी 270 डिग्री होगा। और 4 समकोण की बात करें तो 9 चौको 36 यानी ये 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 4 समकोण होगा। ठीक है, चतुर्भुज के अंतःकोण, कैसा भी चतुर्भुज हो, चक्री हो, समांतर हो, साधारण हो, कैसा भी चतुर्भुज हो, वो उसके अंतःकोणों का योगफल, उसके अंदर 4 कोण होंगे और चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। अगर समकोण में आ जाए तो 4 समकोण। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6,
अति लघुत्तरीय प्रश्न, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर कोई शीर्ष ना आने की संभावना ज्ञात करो। देखो कोई शीर्ष ना आने की, देखो जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो कौन कौन सी कुल कंडीशन बनती हैं, 4 परिणाम आते हैं। कौन कौन से आते हैं, या तो एच की परिणाम आएगा, या तो एच टी का परिणाम आएगा, या तो टी एच का परिणाम आएगा, या तो टी टी का परिणाम आएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कोई शीर्ष ना आने की संभावना। इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें कोई भी शीर्ष नहीं, कोई भी शीर्ष यानी कोई भी हेड नहीं है। देखो इसमें हेड है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, यानी केवल एक ऐसा है जो जिसमें शीर्ष नहीं आ रहा। तो यहाँ पर संभावना बताना है, संभावना ज्ञात करो। तो ऐसा कितने हैं जिसमें शीर्ष नहीं आ रहा है, एक है केवल, तो एक और बटे में आ जाएगा कुल परिणाम यानी 4। तो यहाँ पर इसकी संभावना कितनी हो गई, 1/4। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 7, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी। देखो शंकु कैसा बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको कुछ ऐसा डायग्राम होता है, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये आपकी h कहलाती है यानी ऊंचाई, और ये जो तिरछी लाइन है ये आपकी तिरछी ऊंचाई कहलाती है l, और ये वाली जो है ये कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखें h, l और r वाली आकृति अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है कि l स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या निकालनी है। तिरछी ऊंचाई दे रखी है 5, h आपको दे रखा है 3, r आपको निकालना है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा 25, और ये 3 का स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 - 9 बराबर r स्क्वायर। 25 - 9 होता कितना है, ये होता है 16, 16 बराबर r स्क्वायर। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 16 में लग जाएगा स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या आपकी कितनी निकल के आ गई, ये त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं, तो त्रिज्या कितनी निकली, 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। x² - 6x + 9 बराबर 0, इसको हल करना है। हल करने का मतलब है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हम ये देख लें x का गुणांक कितना है, 1 है, यानी कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। 9 है, ये 9 एकम 9, यानी मतलब ये है कि -6x को हमें दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जो जोड़ने या घटाने पर -6x आए और गुणा करने पर 9 आए। तो जैसे हम x² - 3x - 3x + 9 कर लें बराबर 0। ठीक है, तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसमें अब कॉमन लेना शुरू करिए। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x² में जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, -3x में x कॉमन लेंगे तो बचेगा -3। ठीक है, ये इतना कॉमन ले लिया। अब अगला स्टेप है -3x + 9 में कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने से पहले ये जो x - 3 हमने निकाला है ब्रैकेट के अंदर, इसी को उठाकर हम ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पर x - 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा यहाँ है -3x, यहाँ है x, तो यहाँ पर -3x में x को हटाएंगे तो बचेगा कितना, -3 बचेगा। तो यहाँ पर हमने रख दिया -3। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, x - 3 एक ब्रैकेट में, और ये x और ये -3 एक ब्रैकेट में बराबर 0, यानी दोनों सेम है, x - 3 x - 3। तो यहाँ पर कोई एक ले लीजिए। तो मान लेते हैं, हम ले लेते हैं x - 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, यानी x² - 6x + 9 बराबर 0 को जब हमने हल किया तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, दौड़ के लिए एक वृत्ताकार रास्ता बनवाना है। इसके एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। देखो एक ये आप रास्ता बनवा रहे हैं गोल यानी वृत्ताकार। अब ये बोला जा रहा है कि इसके एक ही चक्कर में, मान चलो यहाँ शुरू करें तो ये हम पूरा चक्कर लगाते हुए यहाँ तक पूरा एक चक्कर कर लें तो ये कितना हो, 110 मीटर हो। तो
तो एक चक्कर का मतलब है पूरी परिधि की बात हो रही, तो परिधि का हम फॉर्मूला लगा दें, यानी जो परिधि बताई जा रही है वो 110 मीटर है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 110। अब यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है इस रास्ते का व्यास क्या होगा। देखो r जो होता है वो होता है त्रिज्या, ठीक है। अब हमें चाहिए व्यास, तो r का 2 गुना करते हैं तो वो व्यास बन जाता है, ठीक है। तो 2r यानी 2r ही हमें निकालना है। तो 2r को हम छूते नहीं, ऐसे ही रख देते हैं 110 बटे पाई। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22 और ये 7 ऊपर पहुँच जाएगा। 22 से इसको काटेंगे 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है। तो ये जो व्यास निकल के आया आपका वो आया 35 मीटर। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने ABCD चक्रीय चतुर्भुज में कोण A बराबर x है, कोण C बराबर 2x है, कोण A और C का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि ये आपका वृत्त हो गया और इसके अंदर बन गया चक्रीय चतुर्भुज, ठीक। पूरा डायग्राम के हिसाब से समझ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ABCD है, A B C और D। A बोल रहे हैं x है, C बोल रहे हैं 2x है। तो ये पूछा जा रहा है A और C का मान ज्ञात करो। तो हमें मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो x प्लस 2x बराबर 180, x प्लस 2x हो जाएगा 3x बराबर 180। 3x का जब 3 उस तरफ जाएगा तो 180 बटे 3 बराबर 60। यानी आपका जो एंगल AX माना गया था वो निकल के आ गया 60। एंगल C आपका था 2x, तो 2 × 60 करेंगे तो 120 आ जाएगा। आप बताइए एंगल A और एंगल C कितनी आसानी से निकल गई, ये आपने देख लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 है sin 45 प्लस cos 30 प्लस sin 90, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो sin 45 का क्या मान होता है आपको पता होना चाहिए। sin 45 का मान होता है 1/√2। cos 30 की कितनी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। और sin 90 की कितनी वैल्यू होती है, sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इन तीनों को जोड़ना है, भिन्न है एक तरीके से। ये √2 है इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है। तो जब इसका √2 और 2 का जब हम लासा लेंगे तो ये आपके सामने कितना निकल के आएगा, ये आपके सामने आ जाएगा एक तरीके से कह सकते हैं 2√2, ठीक। अब जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2। ये √3 है, यहाँ 2 है तो 2 कट जाएगा, बचेगा √2, तो इंटू √2। ये 1 है तो यहाँ पूरा आ जाएगा √2। क्लियर। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें काटने पीटने में आसानी हो जाएगी। यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, तो यहाँ हम तीनों में से √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 जब हम कॉमन लेंगे, जब 2 में √2 कॉमन लेंगे तो बचेगा √2। √3 इंटू √2 में कॉमन लेंगे तो बचेगा √3। 2√2 में √2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 अपॉन और ये 2√2, ठीक है। अब ये √2 और √2 कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, √2 प्लस √3 प्लस 2 अपॉन 2। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, 3x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 3, इसको हल करना है। देखो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब दो समीकरण दी हों और उसको हल करना हो तो या तो x को या तो y को, इन दोनों को किसी न किसी के बराबर कर लो। जैसे यहाँ 3x है, यहाँ x है, तो इन दोनों को बराबर कर लो। ये तो ये y है या 2y है, इन दोनों को बराबर कर लो। हम y को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं इक्वेशन 1 और इसको कह सकते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम यहाँ लिख दें कि समीकरण 1 में कितने से गुणा करने पर, ये y है, ये 2y है, तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये 2y के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर
तो हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया। तो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 दूना 6, 6x, और ये प्लस y है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2y बराबर 4 दूना 8। ठीक है, अब इसको इसी के नीचे रखकर सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले नीचे के चिन्ह बदल लेते हैं, ये हमने नीचे के चिन्ह बदल लिए। अब x माइनस 6x आएगा तो इसका आएगा माइनस का 5x, ये 2y कट जाएगा, प्लस का 2y, नीचे माइनस 2y कट जाएगा, 3 माइनस 8 होगा तो माइनस का 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, 5/5, x बराबर 1। क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसी x की वैल्यू को x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसी x का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो 3x प्लस वाई बराबर 4 है, तो 3x का मतलब हो गया 3 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 4, y बराबर 4 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी x की भी वैल्यू 1 आ गई और y की भी वैल्यू 1 आ गई। इस तरह आपने देखा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है 3 cot 30 प्लस 2 cos 0 माइनस साइन स्क्वायर 45। तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है वो रख लीजिए, 3 इंटू cot 30 की वैल्यू होती है √3, cos 0 की वैल्यू होती है 1, 2 इंटू 1, साइन स्क्वायर 45 है तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर लगा दो, ये स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं 3√3 प्लस 2, 2 1 कम 2, ये आ गया, 1/√2 है तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 और √2 का स्क्वायर होगा 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा 3√3 प्लस 2 माइनस 1/2। जब 2 में हम माइनस 1/2 करेंगे, यानी 2 में 1/2 को घटाएंगे, आप घटा के देख लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3/2। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से 3 को कॉमन ले लो, √3 प्लस 1/2, ये आपका उत्तर आ गया। देखो अगर कोई ये भी लिखकर छोड़ देता है तो लगभग उसको नंबर मिलने की संभावना होती है, लेकिन अगर कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। एक घनाकार खाद के गड्ढे का आयतन 54.872 घन मीटर है, इसकी गहराई ज्ञात करो। देखो जो घनाकार गड्ढा होगा, घनाकार गड्ढा का मतलब ये है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला सीधा लगा देते हैं, घन का आयतन। घन का आयतन कितना यहाँ दे रखा है, 54.872, ठीक है। यहाँ पर गहराई पूछी जा रही, घन का आयतन होता कितना, a³ 54.872, तो a 54.872 ये रख गया 3 बाहर, क्योंकि यहाँ से जब 3 हटेगा तो यहाँ पर इसको रूट के बाहर 3 लग जाएगा, यानी 54,872 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालना कितना आसान होता है, आपको मालूम है कि किस संख्या के घन में अंतिम में 2 आता है, किस संख्या के घन में अंतिम में 2 आता है। जैसे आप अगर 1 का घन निकालें तो 1 आएगा, 2 का घन निकालेंगे तो 8 आएगा, 3 का घन निकालेंगे तो अंतिम में 7 आएगा, 4 का घन निकालेंगे तो अंतिम में 4 आएगा, 5 का घन निकालेंगे तो अंतिम में 5 आएगा, 6 का घन निकालेंगे तो अंतिम में 6 आएगा, और 7 का घन निकालेंगे तो आएगा 343, मतलब अंतिम में 3 आएगा। 8 का घन निकालेंगे तो आएगा 512, यानी अंतिम में 2 आएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 2 है, तो यहाँ पर जब इसका घनमूल निकाला जाएगा तो अंतिम में 2 आएगा। और उसके बाद बचा है 54। अब ये देख लीजिए 54 किस घन के बीच में आता है। जैसे हम कह सकते हैं 3 का घन होता है 27
4 का घन होता है 64, यानी 27 और 64 के बीच में 54 आ रहा है, तो छोटा वाला ले लेते हैं। तो छोटा वाला कौन सा है? 27। तो 27 को हम 27 का घनमूल क्या होता है? 3 होता है। तो 54,832 का जो घनमूल निकलेगा वो 32 आएगा, और 54,872 का घनमूल निकालेंगे तो 3.2 आएगा। यहाँ पर इसकी गहराई कितनी निकल के आ गई? 3.2 मीटर। उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ गए होंगे। बाकी तो 54,872 का भी आप अलग से निकाल सकते हैं घनमूल, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, मध्यिका ज्ञात करनी है आपको। मध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है कि एक कॉलम होता है पद का, एक होता है बारंबारता का, एक होता है संचयी बारंबारता का। ठीक है, तो अगर हम इसमें कॉलम खींच लें, ये हमने कॉलम खींच लिए, 18, 22, 26, 30, 38, और ये 3, ये 11, 3 और 9 और आपका ये 2। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? ये 3 का 3 यहाँ उतार देंगे, 3 का 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, 14 3 17, 17 और 9 आएगा 26, और 26 और 2 आएगा 28। यानी यहाँ पर n बराबर 28 निकला, यानी पदों की संख्या कितनी निकली? 28। अब हमें ये देखना है कि 28 सम है या विषम, तो 28 होता है सम। तो हमें मध्यिका का सम वाला फार्मूला लगाना होगा। मध्यिका बराबर 1/2, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, 1/2, n कितना है? n है 28, 28/2 यानी 28/2 हम अगर कह दें तो वो हो गया 14वें पद का मान। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, एक स्टेप मिस करके आप पूरा स्टेप लिखिएगा जब भी आप परीक्षा में करेंगे। n/2 प्लस 1, n है आपका 28, 28/2 होता है 14, 14 में 1 जोड़ेंगे आएगा 15, यानी 15वें पद का मान। ठीक है, अब हम ये पद का मान निकालें कैसे? देखिए, 14वें पद का मान, तो हम आते हैं संचयी बारंबारता में, 14 या 14 से थोड़ा सा अधिक, तो 14 ही हमें मिल गया। 14वें पद का मान कितना है? 22, 22 प्लस 15वें पद का मान 15 मिल जाए इसमें, या 15 से कुछ अधिक मिल जाए। तो यहाँ से आप देखना 15 या 15 से कुछ अधिक, 15 तो है नहीं, लेकिन 15 से अधिक है ये 17। तो 17 का मान कितना है? 26। तो ये देखिए 26, 1/2 इंटू 48 बराबर 24, यानी जो आपकी मध्यिका निकल के आ गई वो आ गई 24। अब इस प्रश्न में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 16 है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताओ। देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हम संख्या को मान लेते हैं x, मान लेते हैं बड़ी जो संख्या है वो x मान लेते हैं, और जो छोटी संख्या है उसे मान लेते हैं y। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है दोनों का अंतर 5 है, तो यानी x माइनस y बराबर 5 है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 5 है, दोनों का अंतर यानी बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, x माइनस वाई बराबर 5। अब दोनों संख्याओं में क्या रिलेशन दे रखा? दो संख्याओं का योग, यानी इन्हीं दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर छोटी संख्या कौन सी है? y, छोटी संख्या के 3 गुने, ये कर दिया हमने 3 गुना, इससे 3 अधिक है, ये लो 3 अधिक भी कर दिया। हो गया सॉल्व। आगे इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम चिन्ह बदल लें, ये चिन्ह बदल गया, सबके चिन्ह बदल गए, x माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा माइनस का 2y, 5 माइनस 3 घटेगा तो आ जाएगा 2, और ये माइनस का 3y। अब ये 3y इधर आएगा, माइनस 2y प्लस 3y बराबर 2। ठीक है, अब माइनस 2y प्लस 3y, तो y बराबर कितना आ गया? ये आपका आ गया 2 निकल के। y बराबर कितना आ गया? ये आपका 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को चाहे इस वाली कंडीशन में रख दो चाहे इस वाली कंडीशन में रख दो। तो हम y की वैल्यू इस तरह हम कहते हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो हम कह सकते हैं कि y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 5 था, x माइनस वाई बराबर 5, तो y की वैल्यू है 2, x माइनस 2 बराबर 5। अब ये -2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5 + 2 बराबर 7, यानी x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, 7 आ गई, और y की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, ये आ गई 2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 17 है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो यदि बेलन की ऊंचाई 14 मीटर, आधार की त्रिज्या 7 मीटर दे रखी हो। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। संपूर्ण पृष्ठ, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr, ब्रैकेट के अंदर r + h। तो यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 22/7, r आपका दे रखा है 7, ब्रैकेट के अंदर 7 + 14, 7 है r और 14 है आपकी ऊंचाई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 7 कट जाएगा, 2 × 22 × 7 और 14 जोड़ेंगे आएगा 21, तो 22 दूना होता है 44, 44 × जब 21 हम करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 924 वर्ग मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दिया गया है, वैल्यूज पुट कर दी गई हैं, संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 आपके सामने दे रखा है, एक घनाभ की माप दे रखी 98 × 42 × 18 सेंटीमीटर है, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करो। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आकृति, अगर किसी भी एक आकृति का आपने आयतन निकाल लिया, फिर उस आकृति को किसी दूसरी आकृति में भी बदल दोगे तो आयतन आपका चेंज नहीं होता है, आयतन आपका वही रहता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर घनाभ का आयतन ये दे रखा है, ये आयतन ही तो है, इसकी माप दे रखी है लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, तो यही तो इसका आयतन होता है, तो ये आयतन है। अब इसी आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करो। तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन प्रश्न के हिसाब से तो यही है 98 × 42 × 18। ठीक, अब घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, a³। अब अगर हम 98, 42 और 18 का अलग अलग गुणनखंड कर ले तब भी निकल आएगा, या फिर हम इसी को मल्टीप्लाई कर दें 74,088, जैसे हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे 74,088। देखो अगर हम लोगों को घनमूल निकालने की ट्रिक पता है तो हम आसानी से क्या कर लेते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और सीधा इसका घनमूल निकाल दिया। देखो कैसे निकालते हैं, 74,088, 3 3 के जोड़े बनाइए, ये 3 का जोड़ा बन गया और ये 74 एक जोड़ा बन गया। तो आपको मालूम है कि किस संख्या के घन में अंतिम में 8 आता है, तो 2 के घन में अंतिम में 8 आता है, तो 088 का मामला निपट गया 2 में सिर्फ। ठीक है, अब बचा 74। ठीक है, अब ये बताओ 74 किन 2 घनों के बीच में आता है। जैसे आपको मालूम है कि जो 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125, यानी 64 और 125 के बीच में 74 आता है। तो हमें मालूम है कि हमें छोटी वाली संख्या लेनी है, तो 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, तो हमें छोटा वाला लेना है यानी 4 को लेना है। तो 74,088 का जो घनमूल निकल के आ गया वो आ गया 42। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घन की भुजा कितनी आ गई, घन की भुजा आ गई 42 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात, कैसे आसानी से हमने घनमूल निकाल लिया। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं ट्रिक भी बना दूं तो आपको डिटेल में एक ट्रिक बना देता हूं और आप लोग आसानी से किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये 18 प्रश्न आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, और अगर आपको कोई प्रश्न इसमें से नहीं आता होगा वो आप जान गए होंगे, और आपके कितने नंबर इस मॉडल पेपर में आ रहे हैं वो भी आप क्लियर कर चुके होंगे। आज का जो विशेष प्रश्न है 15.625 का घनमूल ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने 2.5, 0.25, 2.05 या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।